एडजस्टमेंट में वो गिवन है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, वैल्यू पुट, मैग्निफिकेशन आ गई 28। अब ये तो सिंपल फॉर्मूला था। अब जब वहाँ फॉर्म होती है ये फाइनल इमेज, जब डी मतलब डिस्टिंक्ट विजन पे, मतलब जो आपका आई का डिस्टिंक्ट नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, वहाँ फॉर्म होती है, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू वन प्लस डी एफ ई अपॉन डी। तो यहाँ से कैलकुलेशन करके हमारे पास यहाँ इसकी भी मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, फॉर द टेलीस्कोप डिस्क्राइब्ड इन एक्सरसाइज 9.34 व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई पीस? If this telescope is used to view a 100-meter tall tower 3 kilometers away, what is the height of the image of the tower formed by objective lens? What is the height of the final image of the tower if it is formed at 25 centimeter? तो यहाँ बोला है कि जो टेलीस्कोप हमने ऊपर डिस्कस की, सबसे पहले तो हमें उसके ऑब्जेक्टिव लेंस और उसकी जो आई पीस है उसके बीच की हमें सेपरेशन निकालनी है, ठीक है। दूसरे पार्ट में हमें बोला है कि अगर हम उस टेलीस्कोप से एक 100 मीटर ऊंचा टावर देखें, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 100 मीटर दे दी है, जो 3 किलोमीटर दूर हो, मतलब यहाँ हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दे दिया होगा 3 किलोमीटर, हमें उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है कि जो इमेज फॉर्म होगी उसकी हाइट कितनी होगी। एब्सोल्युटली दैट इट विल बी मैग्नीफाइड, देन वी हैव टू फाइंड दैट मैग्नीफाइड हाइट। और फिर लास्ट में व्हाट इज द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ द टॉवर इफ इट इज फॉर्म्ड, और लास्ट में फिर हाइट निकालनी है। पर इस बार जो केस है वहाँ जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट विजन मतलब 25 सेंटीमीटर वाली जगह पे फॉर्म होगी। फोकल लेंथ गिवन है दोनों की, फिर हम सेपरेशन आसानी से निकल जाती है, दोनों की फोकल लेंथ प्लस करनी, सेपरेशन हमारे पास आ जाएगी 145 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द टॉवर गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, the angle subtended by the tower at the telescope is given by, the angle subtended by the tower at the telescope is given by theta, theta is equals to h1 upon u। अब जब हम जैसे ये टावर है तो यहाँ टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप से हम किसी एंगल पे देख रहे होंगे, ये हाइट और ये आ गया इसका डिस्टेंस, तो ये tan थीटा हो गया, ठीक। ये एंगल आप किसी एंगल पे देख रहे हो, ये थीटा ये वाला। अब tan थीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स इज इक्वल सिमिलर टू थीटा, इक्वली सिमिलर टू थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, तो ये h अपॉन यू, तो यहाँ से आया ये वाली चीज, ये जो थी ना ये वाली। अब यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली। द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, अब जो एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, अब जो इमेज ने एंगल बनाया वो h2 अपॉन एफ नॉट, h2 अपॉन एफ ओ। अब जैसे हमने ये ड्रॉ किया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस आ गया, मतलब समझो इमेज यहाँ फॉर्म हुई है या फिर यहाँ जैसे मर्जी फॉर्म हुई है, ये बेस आ जाएगा उसका एफ नॉट, मतलब फोकल लेंथ जो होगा वो बेस का एक्ट करेगी एज, और जो हाइट होगी वो एज अ परपेंडिकुलर एक्ट करेगी। फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस का लगा के थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। थीटा इज इक्वल्स टू h2 अपॉन 140 रेडियन, ठीक। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी 1 अपॉन 30, h2 और 1 h2 डिवाइडेड बाई 140 के साथ सब्सटीट्यूट कर देंगे और h2 की वैल्यू आ जाएगी 4.7 सेंटीमीटर। हैंस देयरफॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स, ये जो हमने हाइट निकाली ये इमेज की नहीं निकाली, ये इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने फॉर्म की थी उसकी निकाली, फाइनल इमेज की हाइट नहीं थी ये। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन हमें आई पीस की रिलेशन हमने पहले भी पढ़ा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, तो यहाँ से हमारे पास मैग्निफिकेशन आ जाएगी। जैसे मैग्निफिकेशन आ जाएगी तो हम h2 को इस मैग्निफिकेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा 28.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसेग्रीन टेलीस्कोप यूजेस 2 मिरर्स एज शोन इन फिगर, ये टेलीस्कोप आपको दिख ही रहा होगा।
Such a telescope is built in with the mirrors 20 millimeter apart. If the radius of curvature of the large mirror is 220 millimeter and these all mirror is 140 millimeter, where will that image of an object at infinity will be? तो यहाँ पे एक कैसग्रीन टेलीस्कोप दी है which uses two mirrors as shown in figure. दो टाइप्स के मिरर यूज हो रहे हैं, एक ये सेकेंडरी मिरर, एक ये ऑब्जेक्टिव मिरर. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लार्ज मिरर इज 220 मिलीमीटर. जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ऑब्जेक्टिव मिरर का वो हमारे पास है 220 मिलीमीटर. इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये बड़े वाला, इसका 220 मिलीमीटर. एंड दीज ऑल मिरर इज 140 मिलीमीटर. और जो ये सेकेंडरी मिरर्स हैं इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हमारे पास 140 मिलीमीटर. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव मिरर और ये सेकेंडरी मिरर, इसका डिस्टेंस हमारे पास है 20 मिलीमीटर. वेयर विल द फाइनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी बी? मतलब जैसे यहाँ इन्फिनिटी भी कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बनेगी, हमें ये पता लगाना है. सर देखते हैं इसका. फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव मिरर R1 डिवाइडेड बाई 2, 110 मिलीमीटर आ गई. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकेंडरी मिरर ये है, तो उसका भी फोकल लेंथ निकाल लिया हमने. ये दोनों आ गई फोकल लेंथ. The image of an object placed at infinity formed by the objective mirror will act as a virtual object for the secondary mirror. जो ये जो इमेज ऑब्जेक्टिव मिरर बनाएगा वो सेकेंडरी मिरर के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी. ठीक है. द वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेकेंडरी मिरर. अब जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का और सेकेंडरी मिरर का डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ माइनस डी होगा. यहाँ फोकल लेंथ ये है और डी मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो आ गया 90 मिलीमीटर. मतलब यू जो है वो 90 मिलीमीटर आ गया. अब यहाँ मिरर फॉर्मूला लगाएंगे. ये क्वेश्चन सिलेबस के बारे में क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन तो है नहीं, पर फिर भी मिरर फॉर्मूला लगा देंगे और मिरर फॉर्मूला से हमारे पास वी की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. बस यहाँ ये पता होना चाहिए कि किसकी इमेज किसके लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी. कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स में और लेंसेज में यही होता है कि एक लेंस या एक मिरर की जो इमेज है वो दूसरे मिरर या लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है. ये बस आपको ये देखना पड़ता है कि वो रियल ऑब्जेक्ट का केस काम करेगी या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जैसा काम करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर अटैच्ड टू अ गैल्वेनोमीटर कॉइल retraces backwards as shown in figure A. A current in the coil produces a deflection of 3.5 degree of the mirror. What is the displacement of the reflected spot of light on a screen placed 1.5 centimeter away? यहाँ बोला एक लाइट है वो एक प्लेन मिरर में इंसिडेंटली स्ट्राइक कर रही है या मतलब नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है और वो जो मिरर है वो एक गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ अटैच्ड है. जो ये मिरर है वो गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ अटैच्ड है. ठीक है. अब जैसे ही कॉइल में करंट प्रोड्यूस हुआ जो ये मिरर था, ये जो मिरर था ये डिफ्लेक्ट हो गया. ये मिरर 3.5 डिग्री, बिल्कुल 3.5 डिग्री स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया. 3.5 डिग्री से डिफ्लेक्शन हुई इसमें ड्यू टू करंट. अब ये डिफ्लेक्शन हुई तो इस डिफ्लेक्शन के बाद इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड स्पॉट ऑफ द लाइट ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 1.5 मीटर अवे. मतलब एक जो स्क्रीन है ये 1.5 मीटर अवे, यहाँ ये डिस्प्लेस मिरर ऐसे हो गया तो जो अब जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कैरी करेगी यहाँ तक. मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुई है रिफ्लेक्टेड स्पॉट ऑफ द लाइट. जो रिफ्लेक्टेड स्पॉट था लाइट का उसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है. तो यह एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हमें गिवन है 3.5 डिग्री. डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द मिरर 1.5 मीटर, ये भी हमें गिवन है. द रिफ्लेक्टेड रेज गेट डिफ्लेक्टेड बाय एन अमाउंट ट्वाइस द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो
ट्वाइस ऑफ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, मतलब जितना कि आपका मेरा डिफ्लेक्ट हुआ होगा ना, उससे डबल एंगल पे वो रेज जो है वो डिफ्लेक्ट हुई होंगी। ठीक, मतलब जैसे आपका ये जो मिरर है वो 3.5 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, तो जो रेज हैं वो 7 डिग्री के एंगल पे डिफ्लेक्ट करेंगी। The displacement of the reflected spot of a light on the screen is given by tan 2 theta is equals to d upon 1.5। tan थीटा आपको पता है, हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से फिर हम d की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज 18.4 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का। Figure shows an equiconvex lens of refractive index 1.5 in contact with a liquid layer on top of plane mirror. A small needle with its tip on the principal axis is moved along the axis until its inverted image is found at the position of needle. The distance of the needle from the lens is measured to be 45 cm. The liquid is removed and the experiment is repeated. The new distance is measured to be 30 cm. What is the refractive index of the liquid? ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। इस क्वेश्चन में बोला है एक इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है। ये हमने एक लेंस रखा, उसके नीचे हमने एक लिक्विड की लेयर रखी, एक मतलब कोई भी लिक्विड ले लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन नहीं है, वो लेयर रखी, ये कॉन्वेक्स उसके नीचे लेयर, और ये दोनों चीज़ें एक प्लेन मिरर के सरफेस पे हैं। ठीक, इसके बाद हमने एक नीडल ली जो जिसकी टिप प्रिंसिपल एक्सिस के साथ लगती हो, और फिर उस नीडल को प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मूव करवाया। ठीक, और तब तक मूव कराया जब तक उस नीडल की एक इन्वर्टेड इमेज नहीं मिल जाती। इज फाउंड एट द इट्स इन्वर्टेड इमेज इज फाउंड एट द पोजिशन ऑफ द नीडल, मतलब नीडल की जगह उसकी इन्वर्टेड इमेज जब तक नहीं मिलती। द डिस्टेंस ऑफ द नीडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर टू बी 45 सेंटीमीटर, मतलब जो डिस्टेंस था नीडल का और लेंस का वो 45 सेंटीमीटर शो हुआ। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट किया, बस जो नीचे लिक्विड था उसको रिमूव कर दिया। अब उस लिक्विड, वहां कोई लिक्विड नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर थे। ठीक, और तब उन्होंने जब डिस्टेंस मेजर किया तब आया 30 सेंटीमीटर। अब इन्होंने पूछा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, कि जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। सबसे पहले फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अब जब लिक्विड नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस था, तब उन्होंने देखा कि जो इमेज है वो 30 सेंटीमीटर पे बन रही है, मतलब जो फोकल लेंथ है उसकी वो है 30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो फोकस पे हो रही है, और जो डिस्टेंस बिटवीन द नीडल, द इमेज ऑफ द नीडल और जो कॉन्वेक्स लेंस आ रहा है वो 30 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब जो फोकस है वो 30 सेंटीमीटर है। अब द लिक्विड एक्ट्स एज अ मिरर। अब जो लिक्विड था, जो पहले लिक्विड था, वो एक मिरर की तरह एक्ट किया था, और अब उसकी फोकल लेंथ थी f2, जो हमें नहीं पता क्योंकि हमने मेरे उसकी तो गिवन ही नहीं थी। फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम, हाँ, जब कॉन्वेक्स लेंस और लिक्विड दोनों चीजें थी तब हमारे पास फोकल लेंथ थी, क्योंकि तब हमने ऊपर बोला हुआ कि 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस आया था, तब उसकी फोकल लेंथ थी 45 सेंटीमीटर। फॉर अ पेयर ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस्ड इन अ कॉन्टैक्ट द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज गिवन एज, इसका फॉर्मूला हमें पता है 1/f इज 1/f1 प्लस 1/f2। हमारे पास यहाँ 1/f1 की जगह ये 1/f2 जो हमें फाइंड आउट करनी है फोकल लेंथ किसकी, लिक्विड की, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बाकी 30 और 45 तो हमें गिवन था। यहाँ से आगे हमारे पास उस लिक्विड की वैल्यू, उस लिक्विड की फोकस लेंथ की वैल्यू। अब लेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस बी ν1 and the radius of curvature of one surface be r, hence the radius of curvature of the other surface is -r। ठीक, हमने एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लिया r, और दूसरे को जो कॉन्वेक्स लेंस अगर एक का r ले लिया तो दूसरे का भी r ही होगा, पर वो माइनस में होगा। ठीक है, ये लगाया हमने लेंस मेकर फॉर्मूला, पढ़ा ही होगा। ठीक, 1/f1 इज इक्वल्स टू ν1 -1 1/r प्लस 1 -r। ठीक, f1 की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 30, न्यू की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 1.5 -1, और यहाँ 2/r। यहाँ से हमने निकाली r की वैल्यू, r की वैल्यू क्या आ गई 30 सेंटीमीटर।
आर की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब लेट न्यू टू बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। न्यू टू क्या लिया उन्होंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया लिक्विड का। रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लिक्विड ऑन द साइड ऑफ द प्लेन मिरर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लिक्विड ऑन द साइड ऑफ द प्लेन मिरर इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। मतलब जो प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है ऑन द साइड ऑफ लिक्विड, और मतलब सॉरी लिक्विड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है प्लेन मिरर की साइड पे, वो है इंफिनिटी। ठीक, क्योंकि वो तो रिफ्लेक्ट ही कर ले रही है, वो तो रिफ्लेक्ट ही कर दे रही है, इसलिए उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इंफिनिटी। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लिक्विड ऑन द साइड ऑफ लेंस, लेंस की साइड पे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना था, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने ऊपर ही फाइंड किया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एक साइड पे उसका है -30 सेंटीमीटर और दूसरी साइड पे उसका इंफिनिटी। अब द वैल्यू, फिर लेंस मेकर फॉर्मूले से हम जो वैल्यू है वो इजीली, वेरी वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। F2 हमारे पास पड़ा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास पड़ा है, न्यू टू हमें निकालना है और वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना था, सबसे पहले हमें फोकल लेंथ निकालनी थी लिक्विड की, उसके बाद हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना था लिक्विड को बोथ साइड्स पे, लेंस वाली साइड भी और प्लेन मिरर वाली साइड भी, और लास्ट में लेंस मेकर फॉर्मूला से हमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था। इसी के साथ रे ऑप्टिक्स चैप्टर 9 फिजिक्स के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस खत्म हुए। थैंक यू।